सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, ऐप का नाम अब अस्तित्व एकेडमी हो चुका है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से या फिर सीधे प्ले स्टोर पे अस्तित्व एकेडमी सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर का राजन सीरीज जो है नया 2025 संस्करण, उसको मैंने सॉल्व करा दिया है और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका जो नया पवन सीरीज आया है 2024-25 संस्करण, इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम टॉप पे ये सीरीज है और इसके ही सभी प्रश्न, जितने भी बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। और आपके सीरीज में राजन सीरीज पवन सीरीज जो दोनों करेंगे, उसमें आपको कुछ प्रश्न जो है पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न है वो प्रश्न कॉमन मिलेंगे, बाकी कुछ प्रश्न जो है अलग मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है जो बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपके परीक्षा में जो पिछले 8 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, लगातार 5-5 प्रश्न के सेट आपको मिलेंगे और इस तरीके से 42 प्रश्न हैं कुल जो आपके परीक्षा में यहाँ पे पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व करिएगा, खुद से कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, आप खुद से सॉल्व करिएगा, तब उत्तर मिलाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको सभी विषय जो है हमने पढ़ाए हैं, पिछले 5 वर्षों से हम डीएलएड पढ़ा रहे हैं और सभी विषयों का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सभी विषय की तैयारी आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया गया है, जिससे आपको कम समय में पूरा आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा और सारे जो है टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आपके यहाँ पे सीरीज को। इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कर दीजिए ताकि सभी तक यह क्लास जो है वो पहुंच जाए। अब देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों में जैसे आपके प्रश्न दिए गए हैं वैसे सीरियल वाइज यहाँ पे मैंने सेट कर लिए हैं और ये आपको मैं सॉल्व करा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपका 2023 का ही जो प्रश्न बहुविकल्पी का था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, समीकरण 3x बराबर 4.5 और 4x धन y बराबर 14 के हल में y का मान है। अब आपको दो समीकरण दिए गए हैं और उनमें आपको x और y का मान निकालना है, तो बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे क्योंकि दो अननोन है और दो समीकरण है आपके पास। जब दिया गया है 3x बराबर 4.5, तो इस 3 को बराबर के उधर भेज दीजिए, ये x का मान आ जाएगा 1.5 और इस x को मान को इस समीकरण में रख दीजिए। तो दूसरा समीकरण दिया गया है 4x + y बराबर 14। अब x की जगह आप 1.5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1.5 धन y बराबर 14 और ये 6 धन y बराबर 14 और y बराबर कितना हो जाएगा 14 और धन 6 उधर जाएगा तो -6, 14 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा क्या 8। तो इस तरीके से यहाँ y का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 8। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, 0.000081 का घनमूल है। ये भी 2023 का प्रश्न है आपका। अब जब घनमूल निकालना होता है दशमलव संख्याओं का, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको 0.0000081 जो लिखा है और इसके बटे 1 लिख सकते हैं और इसमें देखिए कितने अंक पे दशमलव है, 6 अंक पे, तो इसमें हम गुणा कर देते हैं 10 के घाते 6, 10 के आगे 10 शून्य से, 10 के आगे 6 शून्य से, तो ये 10 के घाते 6 से गुणा करेंगे और ऊपर गुणा कर रहे हैं अंश में तो हर में भी गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक भिन्न है और भिन्न में किसी भी संख्या से आप हर और अंश में अगर गुणा कर देते हैं तो भिन्न के जो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पे घनमूल निकालना हमको, तो करनी लगाइए और करनी की घात दिखा दीजिए 3। ठीक, अब इतना समझ गए आप। अब देखिए अंश में जब 10 के घाते 3, यहाँ पे 1 के आगे 6 जीरो से आपका गुणा होगा यहाँ पे, तो 6 अंक दशमलव खुद तक जाएगा, यहाँ बचेगा 81
और बटे में 10 के घाते 6, 10 के घाते 6 है, 10 के घाते 6 है। तो ये बाहर जब आ जाएगा तो 10 के घाते 3 से भाग कर दीजिए, बचेगा कितना, 10 के घाते 2 यानी कि 100। अब 81 ये क्यूब रूट है और ये 10 के घाते 2 जो हो जाएगा, जब ये करनी से बाहर आएगा तो 10 के घाते 2 बचेगा, क्योंकि बटे 3 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 और 10 के घाते 2 100 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्यूब रूट ऑफ 81। अब 81 का घनमूल आपको निकालना है यहाँ पे, तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को देखिए कितना लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 81 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 3 के घाते 4 हो जाएगा। और बटे में तो आपका ये इसके बटे में, यहाँ पे इसको करनी को सही कर लेते हैं, करनी केवल अंश पे है और बटे में है 100। ठीक, अब देखिए 3 का जो जोड़ा है यहाँ पे क्यूब रूट है, अब ये 3 का जोड़ा है, ये एक 3 आपको बाहर दे देगा। ठीक है, एक 3 बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट ऑफ 3 बचेगा और बटे 100 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई ऐसा मान जो नहीं है, कोई ऐसा घनमूल एग्जैक्ट आ नहीं रहा है। या तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 81/100, ये इसका मान हो जाएगा, या यहाँ तक आप सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, यही 2 मान आएंगे। इसके अलावा जो है ये दशमलव में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे करनी जो है वह खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी मान नहीं होगा, क्योंकि 81 का क्यूब रूट निकलता ही नहीं है। ठीक है, 81 का आपका स्क्वायर रूट निकलता है, वर्गमूल निकलता है 9, 9 का 2 बार गुणा करते हैं तो 81 आ जाता है। लेकिन 81 आप देखिए 3 का 4 बार गुणा करने पे मिलता है, इसलिए एक 3 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 जो है वह क्यूब रूट में रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 3, 2, 13, 14, 14 और 10 इस तरीके से संख्याएं दी गई हैं और आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुलक निकालने के लिए हम देखते हैं कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 यहाँ आ रहा है, 12 यहाँ आ रहा है और जो है 12 यहाँ आ रहा है, 3 जगह जो है आपको 12 दिख रहा है। इसके बाद आप देखिए, ये देखिए 14 यहाँ आ रहा है, फिर 14 फिर एक बार यहाँ आ रहा है और 14 यहाँ एक बार आ रहा है और 14 यहाँ एक बार आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 14 जो है 4 बार आया है और 12 2 बार आया है। तो अधिक बार कौन आया है, 14। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, 14। ऑप्शन साज हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी संख्याएं जो हैं 13, 10, 18, 20 और 13 खैर 2 बार आ रहा है, लेकिन सबसे अधिक बार जो आ रहा है आपका वो 14 आ रहा है और बाकी संख्याएं एक एक बार आ रही। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित का मान है। निम्नलिखित का मान क्या दिया गया है आपको, एक ब्रैकेट में √2 + 1/√2 और इनटू दूसरे ब्रैकेट में √2 - 1/√2। अब देखिए ये √2 और यहाँ भी √2, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ 1/√2 और यहाँ भी 1/√2। बस अंतर की क्या है, यहाँ धन है यहाँ ऋण है, यही इतना अंतर है। अब इसको देख करके आप समझ चुके होंगे अभी तक कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे जो a² - b² का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a + b इंटू दूसरे ब्रैकेट में a - b। मतलब कहीं पे अगर ये लिखा हो a² - b², तो हम उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a + b दूसरे ब्रैकेट में a - b। या कहीं पे ये लिखा हो एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं a² - b²। तो अब देखिए यहाँ पे a की जगह है √2 और b की जगह है 1/√2 और लिखी यही चीज है बराबर की इधर वाली, एक ब्रैकेट में
√2 + 1/√2 और दूसरे ब्रैकेट में √2 - 1/√2। तो अब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1/√2 का स्क्वायर। अब कर लीजिए, इसी को √2 का स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगी, 2 बच जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा और बटे √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2। अब 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1/2 घटा दीजिए, हर समान करिए 2 और 2 दूनी 4 और -1 3, 3/2 आपका जो उत्तर हो जाएगा वह 3/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सा में यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन सा जो आपका हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, sin 60/cos 30 - sin 30 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए sin 60/cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री, बस यहाँ पे बस आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रख देना है। तो sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2 और cos 30 कितना होता है √3/2 और sin 30 का मान कितना होता है 1/2। अब देखिए √3/2 ऊपर है और √3/2 नीचे है, मतलब जो अंश में है वही हर में है, तो दोनों कट करके 1 हो जाएगा। ठीक, 1 माइनस 1/2। अब 1 में से आधा घट जाएगा तो बचेगा कितना, आधा। तो यहाँ पे ऑप्शन बा में दिया गया है 1/2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए ये भी आपका 2023 का प्रश्न था। अब यहाँ पे 2023 के प्रश्न खत्म हो गए आपके, अब 2022 वाले प्रश्न जो है शुरू हो रहे हैं। अब इसके बाद देखेंगे आप क्यूब रूट ऑफ 343/1000, इसका आपको घनमूल लेना है। अब देखिए 343 ये किसका होता है, 343 को आप लिख सकते हैं, ये होता है आपका 7 का क्यूब, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते आपका हो जाएगा 343। 343 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब, और ये हजार किसका होता है, 10 का 3 बार गुणा करने पे, तो ये क्यूब रूट ऑफ इसको लिख सकते हैं 7/10 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ क्यूब रूट है यहाँ होल क्यूब है, तो बचेगा कितना 7/10, या इसी को लिख सकते हैं 0.7। 10 से भाग होगा एक जगह, दशमलव लग जाएगा। ऑप्शन बा में दिया गया है, ऑप्शन बा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है। अब देखिए 3 सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाएगा तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। देखिए पहले सिक्के पे हेड और टेल आ सकता है, दूसरे सिक्के पे भी हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, इसी तरीके से तीसरे सिक्के पे भी हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। ठीक, ये तीनों सिक्कों की कहानी हो गई। अब अगर संख्या की ही बात की जाए तो संख्या के लिए एक फॉर्मूला भी होता है 2 के घाते n, और n क्या होता है, n होता है आपका सिक्कों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है, इससे निकाल लोगे आप। जब n की वैल्यू 1 होगी तो जब एक सिक्का आप उछालते हैं, क्रिकेट में उछाला जाता है तो या हेड आता है या टेल आता है, तो यहाँ पे 2 के घाते n की जगह 1 हो जाएगा, यानी कि मान आ जाता है 2, यानी कि 2 परिणाम वही आते हैं आपके हेड और टेल। और n का जो मान होता है 2 होता है, तो 2 के घाते 2 4 परिणाम आते हैं। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो पहले या तो हेड या टेल आ सकता है, या टेल या हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ जाए या दोनों पे हेड आ जाए। ये 4 परिणाम आपके प्राप्त होते हैं। और जब n 3 होता है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो 2 के घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाता है आपके 8 परिणाम जो हैं वह प्राप्त होंगे। तो परिणामों की संख्या की बात अगर की जाए तो यहाँ पे फॉर्मूले से ही आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन सा जो हो जाएगा 8, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर ऐसे आप देखना चाहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि लिखना चाहते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि पहले सिक्के पे हेड आ रहा है, पहले सिक्के पे हेड आ रहा है, तो दूसरे पे भी मान लेते हैं
हेड आ रहा है, सबसे अच्छा केस ये मान लेते हैं, तीसरे पे भी हेड आ गया तो ये एक केस हो सकता है, या फिर पहले पे हेड आ रहा हो और दूसरे पे टेल आ जाए और तीसरे पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे हेड आ रहा हो और दूसरे पे भी हेड आ रहा हो और तीसरे पे टेल आ रहा हो, और या फिर यहीं पे एक कंडीशन आपकी और बन सकती है कि पहले पे हेड आ रहा हो बाकी दोनों पे टेल आ रहा हो। ये चार कंडीशन हो गई जब पहले सिक्के पे हेड आ रहा हो। और इसी तरीके से पहले सिक्के पे अगर टेल आ रहा हो तो दूसरे पे भी हो सकता हो टेल आ जाए, या तीसरे पे भी हो सकता हो टेल आ जाए। तो ये हमने एक कंडीशन मान ली। और इसके बाद देखिए पहले पे टेल आ रहा हो, दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए। इसी तरीके से पहले टेल आ रहा हो, दूसरे भी टेल आ जाए और तीसरे पे हेड आ जाए। और इसी तरीके से पहले टेल आ रहा हो और बाकी दोनों पे हेड आ रहा हो। तो ये 8, 4 और 4 8 कंडीशन आपकी बनेंगी। इसके अलावा कोई अलग कंडीशन, ये देखिए सभी एक दूसरे से अलग हैं। सभी कंडीशंस जो हैं, सभी जो संभव परिणाम है वह सभी यहाँ पे मैंने लिख दिए गए हैं। कुल 8 परिणाम हो सकते हैं। ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अब अर्धवृत्त क्या होता है? ये तो आपका पूरा वृत्त हो गया, इसी को बीचों बीच से काट दीजिए तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा? इसका आधा, ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। और आपको त्रिज्या दिया गया है 3.5, तो वैल्यूज पुट कर लीजिए। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और यहाँ बटे में 2 पहले से है तो गुणे 2। और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 3.5, तो 3.5 गुणे 3.5, क्योंकि 3.5 का स्क्वायर। अब देखिए 3.5 से 7 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और फिर इस 2 से इस 22 को काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए। अब देखिए 11 पच्चे 55 के 5 हासिल लगा 5 और 11 तिहाई 33 और 5 38 हो जाएगा। और एक स्थान पे दशमलव लगा हुआ है तो एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे और बटे में यहाँ 2 बचा हुआ है। अब 2 से भाग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 19.25 और ये 19.25 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है। तो ये आपका एरिया कितना आ गया? आपका एरिया आ गया 19.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इन्होंने इसमें दशमलव नहीं लगाया है, इन्होंने आपके ऑप्शंस में दशमलव नहीं लगाया है, तो दशमलव लगा लीजिएगा। ठीक है, दशमलव लगा लेंगे आप तो आपका जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन आ जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 है, tan 60 बाई sec 90 डिग्री। tan 60 का मान लिखिए √3 होता है और sec 90 आप देखेंगे टेबल में लिखा रहता है ज्यादातर जगह नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों लिखा रहता है? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1/0। तो 1/0 भी आप प्रयोग कर सकते हैं कहीं कहीं, तो 1/0। और ये देखिए अंश में लिखा है √3 और बटे में लिखा है 1/0। यहाँ पे हर में एक भिन्न आ रहा है, आप चाहें तो इसको √3/1 और पूरे के बटे 1/0 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए जो हर का हर होता है उसका गुणा अंश में होता है, और इसका गुणा जो हर का अंश होता है उसका गुणा अंश के हर में होता है। तो इस तरीके से अब √3 गुणे 0 हो जाएगा अंश में और हर में हो जाएगा 1 गुणे 1, तो हो जाएगा 0/1 और मान कितना आ जाएगा? 0। 0 के बटे में कोई संख्या होती तो मान आता है 0, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे 0, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 7 6 2 5 9 की माध्यिका है। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? संख्याओं को क्रम में लगाते हैं। 2 5 6 और 7 और 9 ये संख्याएं दी गई हैं, माध्यिका आपको निकालना है। माध्यिका या इसी को बोलते हैं मध्य अंक, यानी कि बिल्कुल बीच का अंक। तो बिल्कुल बीच का अंक यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 6 है,
तो यहां से देख करके ही आप देखिए 2 अंक इधर छूट रहे हैं, ये 2 अंक इधर छूट रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच क्या आ रहा है हमारा 6। तो हमारा मध्यांक या माध्यिका जिसे बोलते हैं वो हो जाएगा 6। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो n बराबर 5 यानी कि दी गई संख्याओं की संख्या है 5 और माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वह विषम का केस लगेगा, क्योंकि यहाँ n की संख्या जो है 5 है तो विषम वाला केस लगेगा। जो माध्यिका की फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है n धन 1 बटे 2वां पद। अब n की वैल्यू है 5 तो 5 धन 1 6 बटे 2 यानी कि 3वां पद। 3वां पद कौन सा है? 3वां पद यहां नहीं देखेंगे, ये गलत हो जाएगा। जहां क्रम से लगाया है वहां देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा पद। हमारा तीसरे पद का मान क्या है? 6। तो ये हमारा माध्यिका जो हो जाएगा 6। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो संख्या 11 है हमारा। संख्या 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या के वर्गमूल में, ये देखिए ये तो एक हम निकालते हैं लॉग के मेथड से कि कितनी संख्याएं रहेंगी, लेकिन यहाँ पे हमको एक अंदाजा लगाना, जैसे 18,09,025। अब आप सोचिए, इस तरीके से सोचिए, संख्याओं के अंडर में सोचेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100 का स्क्वायर 1 के आगे 4 शून्य 10,000 होता है और 1000 का स्क्वायर 1 के आगे 6 शून्य यानी कि 10 लाख होता है। और यहीं पे अगर 10,000 का स्क्वायर कर दें तो कितना शून्य जाएगा? 4 और 4 8 शून्य यानी कि ये आपका हो गया 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ चला जाएगा। तो यहाँ पे 1000 का स्क्वायर में आपका जा रहा है 10 लाख। तो आपका समझिए कि 10 लाख और आप इसी के बाद 1000 के बाद 1100 का स्क्वायर अगर करते हैं, 1100 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा? 11 करेंगे 121 और 2 जीरो ये और 2 जीरो और, तो ये हो जाएगा आपका 12,10,000। और आप 1200 का स्क्वायर करेंगे तो ये कोई वही 16 17 18 लाख यानी कि 12 बरइयम 144 तो 14 लाख जाएगा आपका। और इसी तरीके से 13 का करेंगे तो 16 लाख के करीब जाएगा और 14 का करेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने अंक हैं, यहाँ पे 4 अंक हैं। तो इसके वर्गमूल में भी कितने अंक होंगे? 4 अंक होंगे। जब एक यहाँ पे 12,10,000 का वर्गमूल आप लेंगे तो कितना आएगा? 1100। इसी तरीके से इसका वर्गमूल अगर आप लेते हैं 18,09,025 का तो ये कुछ आपका 1400 के आसपास आएगा। ये तो अनुमान से मैं आपको बता सकता हूँ, एग्जैक्ट आप निकालोगे तो 1325 लगभग यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कितने हैं, कितने अंक हैं 1325 में? तो 4 अंक हैं। तो इस तरीके से अंदाज से आपने पूरा जो है सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आपको कोई मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है। यहाँ पे यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों के पट्ट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी? तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे क्या क्या आता है? मैंने आपको बताया, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है और पहले पे हेड दूसरे पे टेल या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये 4 कंडीशंस बनती हैं, 4 घटनाएं घटित हो सकती हैं, 4 संभावनाएं होती हैं। अब पूछ रहा है किसके? दोनों सिक्कों के पट्ट के ऊपर पड़ने की संभावना। तो जब हम संभावना निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अनुकूल घटनाओं को देखते हैं। अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो कुल घटनाएं कितनी घटित हो सकती हैं? ये 4 घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो बटे में होगा 4, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे अनुकूल घटना, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, उसके अनुकूल कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो कितनी ऐसी घटनाएं हैं जहां पे दोनों जगह, दोनों सिक्कों पे पट्टा आ रहा है, दोनों पे टेल आ रहा है,
तो केवल एक घटना है, तो 1/4 ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन आ में। तो ऑप्शन आ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 13 है, यदि लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। अब बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक, और एक लंबवृत्तीय शंकु है, एक लंबवृत्तीय शंकु है, जिसके जो है आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाई जो है वह समान है। आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाई समान है, मतलब कि ये r समान है और ये जो ऊंचाई h है ये वाली ये समान है, ठीक, ये समान है, r और h जो है समान है, ये भी h है, ये r है, ये भी r है, और ये h है, ये भी h है। ये थोड़ा सा लंबा बन गया लेकिन समझ जाएंगे आप। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु की जब त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उसके आयतनों का अनुपात। तो मान लेते हैं जो हमारा बेलन है उसका जो आयतन है V1, ये कितना होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर इंटू h, और V2 हम बेलन का मान लेते हैं तो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमसे बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, तो ये हो गया आपके बेलन का आयतन और बटे शंकु का आयतन। बेलन का आयतन हो गया पाई r स्क्वायर h, यहां से V1, और ये V2 हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब पाई r स्क्वायर h कट जाएगा, ऊपर बचा है 1 और यहाँ हर में बचा है 1/3, तो अंश में 1 है जिसको लिख सकते हैं 1/1 और हर में है 1/3, तो हर के हर में जो है उसका गुणा अंश में हो जाएगा, और जो हर के अंश में है उसका गुणा जो अंश के हर में है उससे हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 1, 3/1 जिसको लिख सकते हैं 3, जो कि ऑप्शन बा में दिया गया है। वैसे तो इनको इस तरीके से देना था 3:1, लेकिन ये भी इन्होंने लिखा है तो ये भी सही होगा। ये ऑप्शन आप लगाओगे, छोड़ के नहीं आओगे, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, मतलब वर्ग है, तो इसका भी वर्ग कर दीजिए, जो साइन 45 की वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कर दिया आपने। फिर देखिए प्लस है और cos 30 डिग्री का स्क्वायर है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 का। अब cos स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, इसी का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब हर समान कर लीजिए 4, और यहाँ जो है 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, और ये 3, ये 5/4, जो मान आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सा में दिया गया है। ऑप्शन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15 है हमारा, यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। अब एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई जा रही है 50% से, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब देखिए वर्ग में क्या होता है, वर्ग में भुजा a होती है, तो मान लेते हैं इस तरीके से ये हमारा वर्ग था। अब 50% भुजा बढ़ाने पे, 50% भुजा बढ़ाने पर लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ाया जा रहा है। वर्ग में तो एक ही भुजा होती है, अगर दूसरा आकृति भी हमारा वर्ग बन रहा है तो जो बढ़ाएंगे वो सबकी भुजा होगी। तो वही बात है कि लंबाई चौड़ाई का दोनों का बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 50% बढ़ा रहे हैं तो 50% बढ़ा रहे हैं, तो पहले a था, अब a का 50% और जुड़ जाएगा इसमें जितना था, तो a पहले था और a का 50% का मतलब क्या हो गया, का मतलब गुणा,
और 50 और प्रतिशत चिन्ह हटाना चाहते हैं तो 1/100 से गुणा हो जाएगा। तो 50 दूनी 100 1/2 यानी कि 1 a/2 यानी कि इसी को लिख सकते हैं 3a/2। ये आपकी भुजा हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, चारों भुजाएं यही हो जाएंगी। तो पहले अगर पहले का एरिया देखें A1 तो ये होगा a का स्क्वायर, और अब जब भुजा बढ़ा दी गई है इसको एरिया को अगर हम A2 कहें तो अब क्या होगा, अब भी जो होगा a स्क्वायर होगा, लेकिन a जो है अब बदल चुका है, भुजा कितनी हो चुकी है 3/2a का होल स्क्वायर होगा, इसका 2 बार गुणा तो ये हो जाएगा 9/4 a स्क्वायर। ये हो गया। अब तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है, कितने गुना बढ़ जाएगा यह निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कितने गुना बढ़ा तो बाद वाले में पहले वाले से भाग कर देंगे। जैसे कोई चीज पहले 2 थी अब 8 हो गई है, कितना गुना बढ़ा, 8 में 2 से भाग कर दिए तो 4 गुना बढ़ी। तो इसी तरीके से यहाँ पे बाद में जो हुई A2 इसमें भाग कर दीजिए, A2 कितना है 9/4 a स्क्वायर, और पहले था a स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना 9/4। तो 9/4 गुना बढ़ गया जो कि दिया है ऑप्शन आ में, तो ऑप्शन आ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 16 है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। अब देखिए 3/5 का मतलब क्या है, 5 से भाग करिए, 5 36 दशमलव लगा करके तो ये हो जाएगा 0.60 इसका मान हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा 0.80, यानी कि 0.6 और 0.8 के बीच में कौन सा यहां नहीं आता है। इसका मान देखिए होता है 0.7, 10 से भाग कर देंगे, और यहाँ पे देखिए 1.9 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, दशमलव लगा दीजिए 19 हो गया, तो 6 और 3 0.63 आ जाएगा, और इसका कितना आएगा 0.66, 3 से भाग करेंगे और इसमें भाग होगा, तो देखिए ये 1.6 में 3 से भाग होगा तो ये दशमलव लगाएंगे 16 और 25 15 और 1 बचा तो भाग जाएगा 3 बार। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0.7 इसके बीच में आता है, 0.63 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 0.66 इन दोनों के बीच में आ रहा है, और ये जो है 0.53 इससे पहले आ रहा है, दोनों के बीच में नहीं आ रहा है। तो ये जो परिमेय संख्या है 16/30 ये आपकी 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से दशमलव में कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हैं आसानी से। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 17 है, यदि cos a बराबर 0 हो तो a का मान ज्ञात करिए। अब cos a बराबर 0 है, cos का किस कोण पे मान 0 होता है, cos का आपका जो 90 अंश होता है उस पे जो मान होता है वह 0 होता है। 0 मान होता है cos 90 डिग्री का, तो 0 की जगह रख दीजिए cos 90 और दोनों जगह से cos हटा दीजिए तो a का मान आ जाएगा 90 अंश। यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 18 है, आंकड़ा दिया गया है और आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। और यहाँ पे देखिए 7 जो है मुझे 4 बार आता हुआ दिख रहा है, और 5 जो है 1 2 और 3 बार आता हुआ दिख रहा है, और बाकी 8 9 और 3 ये एक एक बार दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 7 जो है वह 4 बार सबसे अधिक बार आया है, तो ये आपका बहुलक हो जाएगा। बहुलक जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 7 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन आ यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 19 है, √b/a इंटू √c/a इंटू √a/c का मान होगा। तो अब देखिए √b/a को हम चाहें तो रूट ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, √b/√a भी लिख सकते हैं, इंटू ये नियम होता है करणी का, √c/√b भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो लिखा था करणी में वही बस हमने अलग अलग अंश और हर को पे अलग अलग करणी हम लगा सकते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हर में
रूट ए है और यहाँ अंश में कट जाएगा। यहाँ देखिए अंश में रूट बी है और यहाँ हर में है, और यहाँ अंश में रूट सी है, यहाँ हर में है। अब ये सब कट के कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो दिया गया है 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 20 है। एक वृत्त का व्यास 12 सेमी है तो वृत्त की परिधि होगी। अब देखिए व्यास जब 12 सेमी हो गया तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, d/2 डायमीटर बाय 2 यानी कि 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्या आ गया। और परिधि होता है आपका जो सर्कमफ्रेंस होता है आपका, वह उसका जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 गुणे 22/7 और गुणे 6। और यहाँ पे देखिए सब वैल्यूज पाई में दी गई हैं, तो पाई को हटाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप 2 गुणे पाई गुणे r 6 है तो 6 दूनी 12 और पाई। ठीक, यहां से भी 2r आप ले लेते तो सीधे 12 मान दिया गया है, 12 पाई। यही आपका उत्तर ही हो जाएगा, ऑप्शन आ जो हो जाएगा 12 पाई, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21 है। समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। अब समांतर चतुर्भुज हो, समांतर समचतुर्भुज हो, ठीक है, या कोई भी चतुर्भुज हो, आपका आयत हो, वर्ग हो, समलंब हो, ठीक, या चक्रीय चतुर्भुज हो, तो किसी भी चतुर्भुज का जो कोणों का योग होता है अंतःकोणों का, वह हमेशा 360 अंश होता है। और 360 अंश को लिख सकते हैं 4 गुणे 90 अंश। ठीक, और इसी 90 अंश को हम समकोण कहते हैं। ठीक, तो 4 समकोण के बराबर होता है, ये कह सकते हैं, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन दा में। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा आपका, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल साधारण, आपको देखिए हिंदी भी आनी चाहिए, किस कोण को क्या कहते हैं, समपूरक कोण क्या होता है, कोटिपूरक कोण क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे चीजों को। यहाँ पे फर्स्ट क्लास थी ये आपकी पवन सीरीज की। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा, और इस क्लास को लाइक और शेयर करिएगा अधिक से अधिक, सभी ग्रुपों में, सभी मित्रों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप में आपको इसका पीडीएफ पवन सीरीज का, राजन सीरीज का, जो मैंने क्लासेस ली हैं उसके नोट्स का पीडीएफ, हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट सीरीज और पूरी क्लासेस इस तरीके से आपको ऐप पे मिलेंगी। तो ऐप आप डाउनलोड करिए, नाम है ऐप का अस्तित्व एकेडमी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे, वहां से आपको मिल जाएगा। अब कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके बताइएगा। डाउट अगर कहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप बने रहिए। डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, यूट्यूब पे आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।